हमारे खास शो राजनीति में हर राज्य की हर वो खबर आपको मिलती है जिससे राज्य की सियासी धुरी हिलती है। जमीन के मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया है। किसानों ने सरकार के आश्वासन के बाद अपना आंदोलन खत्म किया। सरकार ने किसानों की मांगों को मानने का आश्वासन दिया है। वहीं राजस्थान से भी खबर होगी, जहां राजस्थान की डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में राज्य का अंतरिम बजट पेश किया। सरकार बनने के बाद अपने पहले बजट में भजन लाल सरकार ने 70,000 पदों पर भर्ती की घोषणा की और इसके अलावा कई और बड़ी घोषणाएं की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने विधायकों के साथ प्रदर्शन किया। केरल सरकार के प्रदर्शन का समर्थन करके दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे। वहीं महाराष्ट्र सरकार में मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। करीब 5 दशकों बाद बाबा सिद्दीकी ने कांग्रेस पार्टी से नाता तोड़ा है। खबर है कि बाबा सिद्दीकी अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल में इन तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे हम दिल्ली की या फिर कह लीजिए एनसीआर की। जमीन के मुआवजे समेत कई मांगों को लेकर के दिल्ली से सटे नोएडा और ग्रेटर नोएडा के 149 गांवों के किसानों ने आंदोलन किया। हालांकि सरकार के आश्वासन के बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म कर दिया है। किसान आंदोलन में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। संसद कूच करने की कोशिश कर रहे हजारों किसानों को पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोक लिया और धारा 144 लगा दी। सरकार के आश्वासन के बाद किसान आंदोलन खत्म करके सरकार ने किसानों की मांग मानने का आश्वासन दिया। 5 घंटे से दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान लौट रहे हैं वापस। दिल्ली नोएडा के अलग अलग रास्तों का जैम भी खोला गया है। अब आपको बताते हैं कि किन मांगों को लेकर के 149 गांव के किसान आंदोलन दरअसल कर रहे हैं। 1997 के बाद के सभी किसानों को बढ़ी दर से मुआवजा, किसानों को उनकी जमीन का 10% प्लॉट आबादी में मिले, रेगुलेशन की 450 वर्ग मीटर सीमा को बढ़ाकर 1000 प्रति वर्ग मीटर हो, मकानों की ऊंचाई को बढ़ाए जाने की अनुमति मिले, 5% प्लॉट पर व्यावसायिक गतिविधियां चलने की अनुमति मिले, गांवों में पुस्तकालय बनाए जाएं, लीज बैक मामलों का जल्द निस्तारण हो, भूमिहीन किसानों को 40 मीटर के प्लॉट दें। इसके साथ ही कियोस्क की जॉब में महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। किसान संगठन दरअसल दिसंबर 2023 से नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से अधिग्रहित अपनी जमीनों के बदले बढ़ा हुआ मुआवजा और विकसित भूखंड देने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा 24 गांव के किसानों की एनटीसीपी से भी कई मांगे हैं जिन पर सहमति नहीं बन सकी है। एक समान दर से मुआवजा दिया जाए, बच्चों के लिए स्कूल और एनटीपीसी में नौकरी, जमीन का 10% प्लॉट आबादी में दिया जाए, एनटीपीसी दादरी के 5 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले भू विस्थापित को फ्री में बिजली, 200 बेड का अस्पताल बनाया जाए, दादरी में 4 डिग्री कॉलेज खुलवाए जाए। ये तमाम मांगे हैं एनटीपीसी के साथ। आपको यहाँ ये बता दें कि इस किसान आंदोलन में किसानों के 4 संगठन शामिल हैं जिसको लेकर के किसानों ने प्रदर्शन किया है। आपको ये बता दें, जय जवान जय किसान संगठन इसमें शामिल है। इसके साथ ही अंसल बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन, अखिल भारतीय किसान सभा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन, भारतीय किसान परिषद संगठन एनटीपीसी के खिलाफ प्रदर्शन, भारतीय किसान परिषद संगठन नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए राजस्थान का जिक्र करते हैं। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। इस दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश की तरक्की और जनता की खुशहाली के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया। सबसे पहले वित्त मंत्री दिया कुमारी की बड़ी बातें आपको बताते हैं, जिसमें उन्होंने पूर्व संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल की टिप्पणी राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसका जवाब दिया। दिया कुमारी ने यह कहा कि राजस्थान सिर्फ मर्दों का प्रदेश नहीं, महिलाओं की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। 200 करोड़ से पुलिस और मॉडर्नाइजेशन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा। थानों में साइबर हेल्प डेस्क भी तैयार होगी।
साइबर क्राइम रोकने के लिए ठोस कार्य योजना बनेगी। बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि हम प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर के हम सार्थक प्रयास का संकल्प लेते हैं। और फिर उन्होंने कवि शिव मंगल सिंह की कविता पढ़ी। प्रसिद्ध कवि शिव मंगल सिंह सुमन की पंक्तियों से प्रेरणा लेकर हम सार्थक प्रयास का संकल्प लेते हैं। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा। जब तक ना मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। देखिए, राजस्थान की वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में विधानसभा क्षेत्रों में स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों की स्थापना उन्नयन के लिए 1000 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव दिया। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बजट में सरकार 70,000 पदों पर भर्ती निकालने की घोषणा की। राजस्थान के अंतरिम बजट में किसको क्या मिला, आपको ये भी सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सरकार पर 5,89,781 करोड़ का कर्ज है। 70,000 पदों पर होगी भर्तियां। बुजुर्गों को रोडवेज किराए में 50% की छूट। बेटी होने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। पीएम मातृ वंदना योजना के तहत पहले प्रसव पर 6,000 रुपए। लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय बढ़ेगी। ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। 5,000 से ज्यादा सोलर प्लांट लगाने का लक्ष्य है। युवा साथी केंद्रों की स्थापना के लिए 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गोविंद देवजी मेहंदीपुर बालाजी समेत आस्था केंद्रों को 300 करोड़। महाराणा प्रताप पर्यटन सर्किट के लिए 2 करोड़। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स का गठन। लैंड टैक्स की समाप्ति को लेकर के भी बड़ा फैसला लिया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ा करके 1150 की गई। स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। 60 साल की आयु पर 2000 रुपए पेंशन मिलेगी। 60 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को रोडवेज में आधा किराया। जयपुर में मेट्रो का विस्तार होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। प्रदेश में नई सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड बनेंगे। पहले फेज में 5 लाख गोपालकों को कर्ज भी दिया जाएगा। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। हमने प्रदेश की जनता को दिए अपने आश्वासन और माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटियों को लागू करने की दिशा में त्वरित गति से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने समस्त गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देकर इस संकल्प को लागू कर लगभग 73 लाख परिवारों को राहत प्रदान की है। बजट के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और वित्त मंत्री दिया कुमारी के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। बहस नहीं है और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक महिला बजट पढ़ रही है, आपको उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, ऐसे नहीं। अरे बैठिए। सदन के नेता जब खड़े हो आप, हाँ मैं दूंगा। मैं माननीय सदन के नेता से कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी, कि हमें महिला के बजट पढ़ने से कोई ऐतराज नहीं है और महिला भी हमारे प्रदेश की उप मुख्यमंत्री हैं। आप महिला क्यों कह रहे हैं? आधी आबादी का नेतृत्व कर रही है। मैं दूसरी बात और कहना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री हैं, हम तो हमारी माननीय वित्त मंत्री हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं माननीय कि महिला वित्त मंत्री हैं और वो बजट पढ़ रही हैं, आपको थोड़ा शांति से बजट को सुनना चाहिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्र सरकार की टैक्स नीतियों के खिलाफ केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपने विधायकों के साथ प्रदर्शन करते नजर आए। केरल सरकार के प्रदर्शन का समर्थन करने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब सीएम भगवंत मान और सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल जंतर मंतर पहुंचे।
2 दिनों में दक्षिण भारत के 2 बड़े राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ देश की राजधानी में प्रदर्शन किया। 7 फरवरी को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया अपने सभी विधायकों, सांसदों और विधान परिषद के सदस्यों को लेकर के प्रदर्शन करने दिल्ली में पहुंचे और अब केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन अपने विधायकों और सांसदों के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते नजर आए। दोनों ही राज्यों के प्रदर्शन की वजह एक है। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री का आरोप है कि केंद्र सरकार दक्षिण भारत के राज्यों के साथ आर्थिक भेदभाव कर रही है। सरकार केंद्र पर भेदभाव का आरोप लगा है। टैक्स शेयर और फंड के बंटवारे पर भेदभाव का आरोप। बीजेपी शासित राज्यों को फेवर करती है केंद्र सरकार, ये पिनराई विजयन की तरफ से कहा गया। कर्नाटक की हिस्सेदारी 4.17% से घटा करके 6.64% रह गई है। सिद्धरमैया का ये स्टेटमेंट है। राज्य को टैक्स में 62,098 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हमें सिर्फ 12 से 13% ही मिल रहा है, सिद्धरमैया ने ये स्टेटमेंट दिया है। और इसी दौरान केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यह कहा कि आज का दिन भारत के इतिहास में एक अहम दिन है। हम एकजुट होकर के लड़ेंगे। हम यहाँ भारत के संघीय ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए एक साथ आए हैं। हम एक लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं जो राज्यों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने की शुरुआत करने वाली है। We have all come together to register our strong protest against this and to preserve the federal structure of India. Today, we are marking the beginning of a renewed fight that would herald the dawn of ensuring equitable treatment of justice. This fight would also strive to maintain a balance in the central-state relations. Thus, the 8th of February 2024 is going to be a red letter day in the history of the Republic of India. इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल ने कहा कि ये किसी को भी जेल में डाल देंगे। अब तय कर लेते हैं कि इसको जेल भेजना है तो उसको पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, फिर सोचते हैं अब इस पे क्या मुकदमा करें, इस पे क्या केस बनाएं। अभी हेमंत सोरेन साहब को इन्होंने जेल में डाल दिया। अभी तक उनके ऊपर कुछ भी साबित नहीं हुआ है। अभी उनके ऊपर मुकदमा नहीं चला है, अभी मुकदमा शुरू भी नहीं हुआ है, अभी जांच चल रही है। लेकिन अगर मुकदमे को 15 साल लगे तो हेमंत सोरेन साहब 15 साल जेल में रहेंगे। और ये तो किसी को भी कर दें। कल मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे, विजयन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, स्टालिन साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सीतारमैया साहब को पकड़ के जेल में डाल देंगे, सुखविंदर जी को, किसी भी को भी पकड़ के जेल में डाल देंगे और सरकार गिरा देंगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जमकर हमला बोला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले खुद भ्रष्टाचारी हैं। अब केजरीवाल कोर्ट में जाकर के सच बोलेंगे। जो कभी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते थे, आज भ्रष्टाचार के दलदल में डूब चुके हैं। एक नहीं 5 ईडी के समन को नकार कर अब इस स्थिति में पहुंच गए कि कोर्ट को ही निर्देश देने पड़े कि उसके सामने हाजिर हों। आखिर कब तक अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से बचते रहेंगे? अब वो समय आया है कि कोर्ट के सामने जाएं। लेकिन केजरीवाल जी, जो पुरानी झूठ बोलने की आदत है ना, और झूठे आरोप लगाने की आदत है, कम से कम कोर्ट में जाके वो मत करना, वहाँ सच बोलना। मीडिया में सुर्खियां बटोरना, अब केवल उससे छुट्टी पाकर अब जवाब देना ही होगा भ्रष्टाचार का। दिल्ली शराब घोटाले मामले में ईडी के 5 समन के बावजूद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पेश न होने के खिलाफ ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 17 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और चूंकि अभी साउथ को लेकर के चर्चाएं हो रही है और आप जानते हैं 2024 का चुनाव बेहद करीब है, तो बीजेपी सांसद नरहरी अमीन ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर नरहरी अमीन ने लिखा कि गुजरात में 25 जुलाई 1994 को मोद धांची जाति को ओबीसी के रूप में अधिसूचित किया गया। तब मैं खुद गुजरात की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में बतौर उप मुख्यमंत्री काम कर रहा था। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसी जाति से आते हैं, इसलिए राहुल गांधी को अपनी झूठी जानकारी, झूठे तथ्यों के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए।